एनसीईआरटी फिजिक्स की लाइन बाय लाइन सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इस सीरीज को मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए आपके पास ये बुक ओपन होना चाहिए। पहली बात तो इसके साथ पेन एंड कॉपी नोटबुक जरूर निकाल लें सो दैट कि आप नोट्स बनाते रहें ताकि बार बार इसको रीड न करना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। आप वीडियो को पॉज करें और इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को यहाँ तक पहले रीड कर लें ताकि आपको बातें अच्छे से समझ आए। पढ़ लिया होगा आपने? ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में इन्होंने मेनली हमारे डे टू डे लाइफ की एक्सपीरियंस के बारे में बात किया हुआ है। इन्होंने बोला कि यार आपने सर्दियों के टाइम में स्वेटर निकालने के टाइम में या फिर हो सकता है कंबल अगर आप ओढ़ के रखो और अंदर हाथ का मूवमेंट अगर हो तो आप ऐसा नोटिस करोगे कि उसमें कुछ क्रैकल सुनाई देते हैं, कुछ चट चट की आवाज सुनाई देती है, चिंगारी भी देखने को मिलता है। ऐसा आपने कभी कभी ऑब्जर्व किया होगा, है ना? फिर उन्होंने बात किया उसके बाद इन्होंने बात किया है कि आपने बारिश के मौसम में लाइटनिंग, जिसको हम लोग बिजली बोलते हैं ना, सर्दियों के टाइम में तड़क धड़क के साथ लाइटनिंग को देखा होगा आपने। इन सबका जो रीजन है ना वो इलेक्ट्रिक चार्ज है। और भी कुछ एक्सपीरियंस के बारे में इन्होंने बताया है कि आपने कभी न कभी आपको इलेक्ट्रिक शॉक आपने एक्सपीरियंस किया होगा, करंट आपको लगा ही होगा, इलेक्ट्रिक शॉक आपको कभी न कभी लगा होगा, आपने एक्सपीरियंस किया होगा। इन्होंने बोला कि एक ऐसा भी एक्सपीरियंस कुछ लोगों ने किया होगा कि जब आप किसी कार का डोर ओपन करने के लिए जब उसके हैंडल को, जो कि मेटेलिक हो, मेटेलिक हैंडल को जैसे पकड़ते हो ना आपको झटका लगता है। इसके पीछे भी जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? इलेक्ट्रिक चार्ज। होता यह है कि जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज आपके कांटेक्ट में आता है वो ट्रेवल करता है, वो मूव करता है आपकी बॉडी से होके और उसकी वजह से आपको शॉक लगता है, आपको झटका महसूस होता है। तो इन सब का रीजन कौन था? इलेक्ट्रिक चार्ज। आप कहोगे सर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज है? इसी के बारे में डिटेल में इन्होंने बात किया हुआ है अगले सेक्शन में 1.2 में। अच्छा, उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात यह है, इन्होंने बोला है कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ फोर्स, फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ये होगा कि एक ऐसे चार्ज की स्टडी करो जो कि रेस्ट में हो। क्या चार्ज मोशन में भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, उसकी वजह से भी कुछ इफेक्ट आएंगे, हम उसकी बात नहीं करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ठीक है। अच्छा, फील्ड का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फोर्स का मतलब जब दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, ऐसी बातें होंगी आगे, आप देखोगे अभी डिटेल में, है ना? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब आपने समझ लिया होगा, इसको नोट कर लिया होगा। अब सेक्शन 1.2, इसको सबसे पहले तो आप रीड कर लें, वीडियो पॉज करें, रीड करें, उसके बाद ही देखें, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। अच्छा, मेन मेन जो भी वर्ड्स हैं, जो की वर्ड्स हैं, मैंने उनको हाईलाइट करके रखा है, उन्हीं को सिर्फ हाईलाइट करके रखा है। तो आप अगर रीड नहीं भी कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से अगर सुनेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके बारे में बात किया गया है इसमें। तो इलेक्ट्रिसिटी ये जो वर्ड है, पहली बात तो ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इलेक्ट्रॉन एक ग्रीक वर्ड है जिससे इलेक्ट्रिसिटी लिया गया है। इलेक्ट्रॉन का मतलब है एम्बर। अब आपके मन में डाउट आएगा, सर ये एम्बर क्या चीज है? एम्बर का मतलब ऐसे समझो कि एक पुराने जमाने का कोई पत्थर का टुकड़ा, एंशियंट टाइम का पत्थर का टुकड़ा एम्बर है। ठीक है। अब चार्जेस की स्टडी के लिए पुराने टाइम से बहुत सी स्टडी की गई, बहुत सारी स्टडी। स्टडी का मतलब बेसिकली एक्सपेरिमेंट किए गए, खूब सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और उन एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट यहाँ पे दिखाया गया आपको। उसी के बारे में थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे डिटेल में बात किया हुआ है। मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं, आप पढ़ेंगे तो सारी बातें एक एक लाइन समझ में आ जाएंगी। इन्होंने क्या बोला कि अगर आप इसको जूम करके देखते हैं पहले, इन्होंने क्या बोला कि भाई एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि कई बार जब हम दो रॉड को, दो ऑब्जेक्ट को इस तरीके से घिस के, इस तरीके से रब करके किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के पास लेकर जाते हैं, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के पास लेकर जाते हैं तो वो इसको अट्रैक्ट कर, ये उस वाले हल्के फुल्के ऑब्जेक्ट अगर कोई हो तो उसको अट्रैक्ट करता है। बहुत सारे लोग कंघा और पेज वाला, पेपर का टुकड़ा वाला एग्जाम्पल बताते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी मिल जाएगा।
तो इस टाइप से कभी कभी ऐसे ऐसे घिस के अगर आप कागज के टुकड़े को ऐसे पास लेकर जाओगे इसको, तो कागज का टुकड़ा अट्रैक्ट होता है इसकी तरफ। तो इस टाइप के ऑब्जर्वेशन, इस टाइप के एक्सपेरिमेंट पहले किए गए और पता चला, बहुत सारे रिजल्ट पता चले। क्या पता चला? एक तो ये पता चला कि यार जब हम वुल, वुल एक कपड़ा है, वुल को ग्लास के रॉड से, आप कहोगे सर ग्लास रॉड ही क्यों? कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट इन्होंने क्योंकि एक्सपेरिमेंट में ग्लास रॉड ही ले रखा था, वुल ले रखा था, तो उसी की बात कर रहे हैं हम। तो ऐसा पाया गया कि जब ग्लास रॉड को वुल से घिसा जाता है, कपड़ा लिया, ग्लास रॉड लिया, ऐसे ऐसे घिस दिया, घिसने के बाद, अच्छा हमने दो रॉड लिया इनिशियली, मान लो दो रॉड लिया, दोनों रॉड को बारी बारी से ऐसे घिसा वुल से, और दोनों रॉड को जब हम पास में लेकर गए तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। फिर हमने पाया कि जब हम प्लास्टिक रॉड को, सेकेंड वाला वो देखो, सेकेंड में हमने क्या किया, उसी वुल से, उसी कपड़े के टुकड़े से, जब हमने प्लास्टिक का रॉड, दो प्लास्टिक का रॉड लिया, दोनों को बारी बारी से घिसा, और प्लास्टिक के रॉड को आपस में लेकर आए साथ में पास, तो हम देख रहे हैं कि ये भी रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। ग्लास रॉड वाला एग्जाम्पल यहाँ पे, प्लास्टिक रॉड वाला एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है इन्होंने कि ये दोनों रिपेल कर रहे हैं, ये दोनों रिपेल कर रहे हैं। फिर इन्होंने बोला कि जब हमने ग्लास रॉड और प्लास्टिक वाले रॉड को जब एक साथ, मतलब एक दूसरे के करीब लाए, तो हमने देखा कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास कुछ तो ऐसा है, इस चाहे ग्लास रॉड की बात करें, हम चाहे ग्लास रॉड की बात करें, चाहे अब भाई ये जो चीजें दिख रहा है, ये जो प्लस 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 लिखा है, ये पता तो नहीं चलेगा ऐसे देखने मात्र से कि चार्ज है कि नहीं है ना। तो हमने ये कंक्लूड किया कि इसके ऊपर कुछ तो एक्स्ट्रा आ गया है ड्यू टू रबिंग, और उसे ही हमने बाद में बोला चार्ज। क्या बोला? चार्ज। फिर हमने ये भी कंक्लूड किया कि यार ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये दोनों रिपेल कर रहे हैं, ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहां से बात आई कि देयर मस्ट बी, देखो यहाँ पे इन्होंने जो बोला है उसको, उसकी बात कर लेते हैं। कंक्लूजन ये निकाला कुल मिला के कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसमें अगर सेम टाइप के चार्जेस हुए तो रिपेल करेंगे, अगर अपोजिट टाइप के, अगर अनलाइक चार्जेस हुए तो वो अट्रैक्ट करेंगे। फिर आप कहोगे सर ये कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला कि जब हमने एक ही कपड़े के टुकड़े से दोनों ग्लास के रॉड को घिस के बारी बारी से पास लाए, तो वो रिपेल कर रहे थे। और ग्लास का ही रॉड अगर आपने कपड़े से रब किया है तो सेम ही टाइप का चार्ज आएगा। इसका मतलब सेम टाइप के चार्जेस रिपेल कर रहे हैं, और अपोजिट टाइप के चार्जेस, फॉर एग्जाम्पल ये और ये यहाँ पे दे रखा है, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कंक्लूजन ये निकला कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। अब यहां से एक चीज और पता चली कि जो चार्जेस हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्लस चार्ज और माइनस वाला चार्ज, और इसे हम बोलते हैं पोलैरिटी ऑफ चार्ज। प्लस पोलैरिटी वाला चार्ज, माइनस पोलैरिटी वाला चार्ज। फिर इसको आप पढ़ोगे डिटेल में तो बस वही वाली बातों को डिटेल में से इस तरीके से बता रखा है घुमा फिरा के। इसके बाद यहाँ पे देखो, चार्ज ऑन ग्लास रॉड और कैट्स फर। कैट फर का मतलब बिल्ली का जो एक तरीके से जो रोए होते हैं, रोए। तो ग्लास के रॉड के ऊपर या बिल्ली के रोए के ऊपर जो चार्ज आता है उसको हम पॉजिटिव चार्ज कन्वेंशन से बोल देते हैं। एक कन्वेंशन है कि इसको हमने पॉजिटिव चार्ज बोल दिया। फिर इन्होंने बोला कि प्लास्टिक रॉड या सिल्क के ऊपर जो चार्ज आया उसको हमने नेगेटिव बोला। शुरुआत से ही बोल दिया कि हाँ भाई इसको नेगेटिव बोलेंगे, इसको पॉजिटिव बोलेंगे, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के पास इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो हम कहेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रिफाइड या चार्ज्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज है, एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज, अभी आपको पता चलेगा, तो हम बोलेंगे कि ये रॉड या ये ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिफाइड या चार्ज्ड है। जबकि आगे देखो क्या बोला है, when it has no charge it is said to be electrically neutral। ये जो वर्ड्स है ना, ये वर्ड पर डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं कि न्यूट्रल का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज ना हो, जीरो चार्ज हो, और अगर चार्ज होगा तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिफाइड है या फिर चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल बना रखा है।
सोडियम का दो एटम लो, एक एटम ऐसा है जिसका एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, सोडियम आयन है ये क्या है? सोडियम आयन। सोडियम आयन एक चार्ज्ड एटम है। अभी इसी से मिला हुआ अगर पूरा पूरा सोडियम का आप टुकड़ा ले लें, तो वो एक मैं बोलूंगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, सोडियम का जो टुकड़ा है, वो चार्ज्ड बॉडी है, ऐसा बोल सकता हूँ। जबकि अगर एक मैं ऐसा सोडियम एटम लूं जिसपे कोई एक्स्ट्रा चार्ज ना हो, आयन नहीं है, ये पूरा पूरा एक एटम है, एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं है। आप कहोगे, आप कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, प्रोटॉन्स हैं, चार्ज तो है। बिल्कुल सही बात है, जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है। ओवरऑल नेट जीरो चार्ज है, सॉरी, इसमें तो नेट +1 चार्ज है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 11 प्रोटॉन है, जबकि बाहर अगर देखोगे तो 10 ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया है बाहर वाला, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें देखो मिसिंग है। ठीक है, तो आपने ये भी समझ लिया कि चार्ज बॉडी का मतलब और न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं है ये कैसे जाने? अब हम छू के तो देखेंगे नहीं, क्योंकि अगर आपने छुआ तो करंट मार देगा, मतलब बेसिकली एक तरीके से शॉक लगेगा आपको। बहुत ज्यादा चार्ज रहा तो बहुत ज्यादा शॉक लग जाएगा, तो आप ऐसा तो नहीं करोगे। तो हमने एक डिवाइस बनाया, उस डिवाइस का नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब इसको याद कैसे रखें? इलेक्ट्रोस्कोप भाई टेलीस्कोप दूर की ऑब्जेक्ट देखने के लिए जरूर काम में आता है। माइक्रोस्कोप पास की, मतलब एक एपरेटस है। इलेक्ट्रोस्कोप नाम में ही है इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज से जुड़ा हुआ है, ऐसे याद कर लो। तो ये एक सिंपल एपरेटस है जो डिटेक्ट करता है किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज को, और इसको क्या बोलते हैं? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ क्यों बोला? ठीक है, इसमें गोल्ड की पत्तियां, गोल्ड के पतले पतले एक तरह से लीफ लगा रखा है। इस तरीके से देखो यहाँ पे, इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन यहाँ पे बना रखा है, और ये उसका पूरा सेटअप है। इसमें होता क्या है देखो, जैसे मान लो आपको जानना है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, सपोज करो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है। हाँ, जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है या नहीं है ये जानने के लिए या तो मैं छू के पता करूं, जो कि मुश्किल है, नहीं करना चाहिए मुझे, वरना क्या पता मुश्किल हो जाए मेरे लिए। दूसरा दूसरा तरीका क्या है कि इलेक्ट्रोस्कोप लेकर आओ, इसे टच करा दो। अब इलेक्ट्रोस्कोप को, जिस इलेक्ट्रोस्कोप को इसको इसे टच कराओगे, उसका मेटल का होना जरूरी है, सो दैट कि इसके चार्जेस इसके ऊपर मूव करके फैल जाए इस इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर। तो होता क्या है कि जैसे ही यहाँ पे चार्जेस, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपको चेक करना है चार्ज है कि नहीं, तो इसको कांटेक्ट में लाओगे, पूरा पूरा चार्ज यहाँ तक फैल जाएगा। अब जैसे ही लीफ के ऊपर चार्जेस गए, क्योंकि दोनों ही लीफ पर सेम टाइप के चार्ज जाएंगे, भाई प्लस चार्ज अगर रहा होगा तो ये प्लस चार्ज यहाँ पे जाएगा, तो राइट वाले लीफ लेफ्ट वाले लीफ के ऊपर भी प्लस प्लस चार्ज आ जाएगा। अब हमें ये पता है कि सेम टाइप के चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं, इसका मतलब ये दोनों ही पत्तियां एक दूसरे से दूर हटेंगी ड्यू टू रिपल्सन। रिपल्सन क्यों? चार्जेस का रिपल्सन, चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं। फिर आपका डाउट आएगा कि सर गोल्ड का ही लीफ क्यों लिया? इसके दो रीजन है। गोल्ड एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, दूसरी बात एक लाइट वेट कंडक्टर है, उसका वेट बहुत मतलब बहुत बहुत हल्का होता है ये, इसलिए गोल्ड को हमने यूज किया, ताकि बहुत आसानी से थोड़ा सा भी चार्ज हो तो भी ये डिफ्लेक्ट हो जाए, तो भी ये। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और बोला है इन्होंने, देखो, डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इज एन इंडिकेटर ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज। डाइवर्जेंस का मतलब होता है कितना, डाइवर्स होने का मतलब ये पास पास है, डाइवर्स होने का मतलब एक दूसरे से दूर चला जाए, तो देखो ये डाइवर्स हो गया एक दूसरे से। ठीक है, तो जितना ज्यादा ये दूर दूर होगा, जितना ज्यादा ये डाइवर्स होगा, उतना ही ज्यादा चार्ज होगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। यहाँ पे यहाँ बराबर इन्होंने कंप्लीट एक तरीके से बता रखा है। उसी के स्कीमेटिक डायग्राम, एक सिंप्लीफाइड वर्जन इन्होंने दिखा रखा है। तो इसके बारे में हमने बात कर लिया। अब देखो, यहाँ पे अब हमें बात करनी है कि भाई इस लाइन को पढ़ो, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई मटेरियल बॉडीज अक्वायर चार्ज। क्या रीजन है कि कोई मटेरियल बॉडी चार्ज अक्वायर कर लेता है और कैसे कर लेता है, इसके बारे में इन्होंने इसमें बोला है। इनका कहना है कि इन जनरल तो मटेरियल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इन जनरल मटेरियल्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं,
हालांकि उनके पास चार्जेस होते हैं, ये बात मैंने ऊपर ही बोल दिया कि अगर आप एक सोडियम का एटम लेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 11 प्रोटॉन होंगे, वो भी चार्जेस ही हैं। पर स्टिल ये बॉडी न्यूट्रल है, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव चार्जेस हैं, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, तो ये न्यूट्रल है। तो ये यहाँ पे इन्होंने बोला है कि चार्ज होते हुए भी बॉडी न्यूट्रल हो सकता है, इक्वल टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज होना चाहिए उस कंडीशन में, बट देयर चार्जेस आर एग्जैक्टली बैलेंस्ड, इक्वल होते हैं। आगे क्या बोला है, इसमें कुछ कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत परेशान करे आपको, इसको देख लेना। फिर क्या बोला है, टू इलेक्ट्रीफाई, मतलब बेसिकली अगर चार्ज देना चाहते हो एक बॉडी को, तो न्यूट्रल बॉडी, अगर आप किसी बॉडी को चार्ज देना चाहते हो, चार्ज करना चाहते हो, तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन, एक टाइप के चार्ज या तो ऐड करने पड़ेंगे या तो रिमूव करने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या बोला है देखो, इक्वल एंड ऑपोजिट, मतलब सॉरी, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस थे। अगर सोच के देखो, कुछ इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाए या कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को डाल दिया जाए एटम में, तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, या तो चार्ज बढ़ जाएगा तो चार्ज घट जाएगा। वही इन्होंने बोला है कि आपको ऐड या रिमूव करना पड़ेगा कुछ एक टाइप के चार्जेस को, ठीक है। व्हेन वी से दैट बॉडी इज चार्ज, वी ऑलवेज रेफर टू दिस एक्सेस चार्ज और डेफिसिट ऑफ चार्ज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, बस ये बता रहा हूँ, बहुत स्ट्रेस देके बोल रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पर डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। ये जो एक्सेस चार्ज बोला है ना, अभी 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 आपको पता चलेगा, देखो। जैसे सपोज करो कि ये एक ऑक्सीजन का एटम है, ऑक्सीजन एटम, ठीक है। ऑक्सीजन एटम अगर दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले ले, यहाँ पे देखो मैंने, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाए किसी तरीके से एटम में, तो ये जो एटम है ये एक चार्ज्ड एटम हो जाएगा, इलेक्ट्रिफाइड एटम हो जाएगा। कैसे पता, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके ऊपर। दूसरी बात, सपोज करो एक न्यूट्रल सोडियम एटम है। अच्छा, एक मिनट, क्या यहां पे मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गए? भाई पहले जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने प्रोटॉन थे, तभी ये न्यूट्रल था। हमने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो O2 माइनस है, इसमें इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो इसके ऊपर चार्ज आ गया, ये इलेक्ट्रिफाइड हो गया। और हमें ये भी दिख रहा है कि ड्यू टू एक्सेस इलेक्ट्रॉन, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो एटम है, ये नेगेटिव चार्ज आया इसके पास। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। दूसरी बात, यहां पे देखो, सोडियम का एटम लिया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन गायब कर दिया, निकाल दिया। देखो आउटर वाला शेल का एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो सिर्फ अंदर वाले शेल के ही इलेक्ट्रॉन बचे। यहां पे ध्यान से देखोगे तो डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो जब भी एटम के पास डेफिशिएंसी होता है तो प्लस का चार्ज आता है, जब भी एटम के पास एक्सेस होता है इलेक्ट्रॉन का तो माइनस का चार्ज आता है। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, उसी के बारे में यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है। A body can thus charge positively by losing some of its electron, बता दिया मैंने। चार्ज नेगेटिवली बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ये वाला एग्जांपल मैंने बताया। ऑल्दो ये सब आपके नोटबुक में, सॉरी, एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, मैंने अलग से ऐड कर रखा है इसको। फिर क्या बोला, नो न्यू चार्ज इज क्रिएटेड इन दिस प्रोसेस ऑफ रबिंग। स्टार्टिंग में जो आपने देखा था कि ड्यू टू रबिंग देयर इज चार्ज, बॉडी चार्ज हो जाता है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज अलग से नहीं आ जाता। एक्चुअली एक बॉडी का चार्ज दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर हो जाता है, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पे चला जाता है, बस इतने होता है। जैसे यहाँ पे देखा था ना कि जब आपने वुल कपड़े कपड़े में एक ग्लास रॉड को जब आपने इस तरीके से रब किया, तो ग्लास रॉड पॉजिटिव क्यों हुआ था? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया था। वो इलेक्ट्रॉन गए कहाँ थे? वुल के पास। यही रीजन है कि वुल नेगेटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, और क्योंकि यहां से निकल गए इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही मेन रीजन होता है इलेक्ट्रिफिकेशन का, चार्ज का। मैं मान के चलता हूं ये बात आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। व्हाट इज कंडक्टर, व्हाट इज इंसुलेटर? तो सबसे पहले तो इसको वीडियो को पॉज करो और इसको डिटेल में पहले एक एक लाइन पढ़ो। एक एक लाइन पढ़ोगे तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। देखो क्या बोला है। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत इजीली पास होने देते हैं। आपने देखा होगा घरों में वायर्स। क्या प्लास्टिक का वायर कभी आपने देखा है? मतलब आपने देखा होगा वायर को थोड़ा सा उसको उसके ऊपर के क्या बोलते हैं उसको, इंसुलेशन को जब हटाएंगे ना तो अंदर देखेंगे कि कॉपर होता है उसके अंदर या फिर कुछ मेटल होता है ना। ऐसा नहीं कि प्लास्टिक को या धागे को ऐड कर दिया और करंट फ्लो कर दिया, ऐसा नहीं होता है। क्यों? इसी के बारे में थोड़ा सा बता रखा है इन्होंने, मतलब ऐसा ही कुछ बात कर रखा है कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास होने देते हैं। दोज विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। मतलब कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कंडक्टर होते हैं। अब कंडक्टर का मतलब क्या हुआ? विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजिली। दूसरी बात। हम्म। अच्छा, कंडक्टर के बारे में इन्होंने बताया है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट आर कंपैरेटिवली फ्री टू मूव इनसाइड द मटेरियल। अब मेटल्स, कंडक्टर्स बड़ा ही इसको बहुत डिटेल में अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। इनका क्या क्या कहना है कि जो कंडक्टर होता है ना उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री होता है मूव करने के लिए या लूजली बाउंड होता है, या फिर कह लो कि इन्होंने बोला ना ये दो कंपैरेटिवली फ्री टू मूव इनसाइड द मटेरियल। मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री होता है मूव करने के लिए, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करता है। तो इन्होंने क्या बोला कि मेटल, ह्यूमन, एनिमल बॉडीज, अर्थ, ये सब कुछ कंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। हमारी बॉडी भी कंडक्टर है। हमारी बॉडी भी कंडक्टिंग है, एक कंडक्टर है। यही तो रीजन है हमें शॉक लगता है। पक्षियां जो बर्ड्स हैं उनको शॉक नहीं लगता जब वो वायर पर बैठती हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो एक तरीके से चोंच होता है ना, चोंच, सुन, चोंच तो इधर होता है, पैर, वहां पे किसी भी तरीके का मान लो वो नॉन कंडक्टर होता है एक तरीके से। वो क्या होता है? नॉन कंडक्टर। एक्चुअली उनका चोंच भी नॉन कंडक्टर होता है। ये रीजन है कि उनको करंट नहीं मारता, शॉक नहीं लगता। ठीक है। तो देखो क्या बोला है। अच्छा, अर्थ भी एक कंडक्टर है। ये बड़ा शॉकिंग लगेगा आपको कि अर्थ कंडक्टर है। बिल्कुल कंडक्टर है। आपने कभी कभी अर्थिंग करते हुए देखा होगा कुछ लोगों को, तो वो भी एक कंडक्टर है। अब देखो, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल, कुछ नॉन मेटल्स, अच्छा मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल लाइक ग्लास, ग्लास हो गया, पोर्सिलेन, प्लास्टिक, नायलॉन, लकड़ी, ये जो भी ऑब्जेक्ट हैं, जो भी इस टाइप के मटेरियल्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। आपने देखा होगा, ऐसा नहीं कि भाई लकड़ी के थ्रू आपने इलेक्ट्रिसिटी को पास करा दिया हो, कभी ऐसा नहीं होता। तो इस टाइप के मटेरियल को दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास न होने दे उन्हें हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स। इसी कैटेगरी में ये यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, देख लो। मोस्ट सब्सटेंसेस फॉल इनटू वन ऑफ दीज टू टू क्लासेस। इन्हीं दो क्लासेस में बहुत सारे ऑब्जेक्ट पाए जाते, मतलब कैटेगराइज किए जा सकते हैं। या तो मेटल होगा, या तो कंडक्टर होगा, या तो इंसुलेटर होगा। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने स्टार मार्क किया है। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बोला है। देयर इज थर्ड कैटेगरी कॉल्ड सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर आज की डेट में बड़ा ही इंपॉर्टेंट मटेरियल माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सेमीकंडक्टर के बारे में डिटेल में हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं, 12th क्लास में ही, लास्ट के चैप्टर में। बड़ा इंपॉर्टेंट ये मटेरियल होता है। जितने भी चिप वगैरह है, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, सब कुछ सेमीकंडक्टर से ही बनाए जाते हैं, मान के चलो। उसके अंदर क्या बोला है? विच ऑफर रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ चार्जेस विच इज इंटरमीडिएट। मतलब ये बेसिकली वो कैटेगरी होती है जो कंडक्टर से, मतलब कंडक्टर से खराब, और इंसुलेटर या फिर हाँ इंसुलेटर से अच्छा कंडक्टिविटी, इन दोनों के बीच में जो आता है ना, इन बिटवीन, उसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। ठीक है। आगे क्या बोला है देखो। हम्म
When some charge is transferred to a conductor, it readily gets distributed over entire surface of conductor. मैं सही बता रहा हूँ, इस लाइन पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है आईआईटीजे में, नीट नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जब भी आप मेटल को, जब भी आप कंडक्टर को चार्ज देते हो तो तुरंत के तुरंत सरफेस पे चला जाता है। हाईलाइट कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंटायर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इन कंट्रास्ट, जबकि अगर हम बात करें इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में जहां पे चार्ज दोगे ना, वहीं के वहीं रह जाता है वो, जिस पॉइंट पे चार्ज दोगे। फॉर एग्जांपल, अगर ये मेटल का रॉड है, चार्ज मैं इसको दूंगा ना, मैं चार्ज यहाँ पे दूंगा ना, ये पूरा पूरा फैल जाएगा चार्ज इसके ऊपर। जबकि अगर ये नॉन मेटल हुआ, ये इंसुलेटर अगर हुआ, और अगर मैं इसको चार्ज यहाँ पे रखूंगा तो चार्ज वहीं का वहीं रह जाएगा, वो मूव नहीं करेगा, वो पूरे पर नहीं फैलेगा। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप आगे प्रिपरेशन करना चाहते हैं आईआईटी जे या फिर नेट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अच्छा, मैंने एक चीज और नोटिस किया कि एनसीईआरटी में ही एक्चुअल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, जिसको आप इग्नोर कर देते हो। एक एक लाइन पढ़ो, देखो बहुत मजा आने वाला है। फिर देखो क्या बोला इन्होंने। अच्छा, इन सब के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, ऐसा इन्होंने बोला। आगे देखते हैं। अच्छा, ये इसको मैंने ऊपर ही डिटेल में आपको बता रखा है। अब हम बात कर लेते हैं कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। देखो एक एक लाइन पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप रीड करो, वीडियो को पॉज करो और रीड करो, ढंग से इसको रीड करो, ये क्वांटाइजेशन तक, यहां तक पहले रीड करो। ये वाला पूरा रीड कर लो एक बार पॉज करके, फिर आगे बढ़ेंगे। रीड कर लिए, आगे बढ़ते हैं। देखो इन्होंने क्या बोला, जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे। इफ द साइज ऑफ चार्ज्ड बॉडी आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, वी ट्रीट देम एज अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज को मैंने ग्रीन में इसीलिए हाईलाइट किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि यही पॉइंट चार्ज है जिसके लिए आगे चल के आप देखोगे कि जितने भी फोर्स कैलकुलेशन हम करते हैं, जो हम बात करते हैं कूलम्स लॉ, पॉइंट चार्जेस के लिए ही डिफाइंड है वो। अभी अब आप आगे देखोगे, तो जब भी ऐसा हो कि अगर मान लो दो चार्जेस आपने लिया, उन चार्जेस की जो डिस्टेंस है, चार्जेस के बीच में डिस्टेंस, अगर इनकी साइज के कंपैरिजन में ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इन चार्जेस को हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लो इस बॉडी के ऊपर चार्ज है, अब ऐसी एक दूसरी बॉडी है या फिर एक और दूसरी बॉडी है, 2 किलोमीटर दूर रख दिया, तो 2 किलोमीटर डिस्टेंस बहुत बड़ा है इसके साइज से, तो मैं बोलूंगा कि ये जो चार्ज है ना, ये पॉइंट चार्ज है। ठीक है, लेकिन अगर अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा ना हो दो चार्जेस के बीच का, तो हम बोलते हैं कि ये एक्सटेंडेड चार्ज है, पॉइंट चार्ज नहीं है। ये भी कॉन्सेप्ट है जो बहुत बार आएगा आगे अभी। ठीक है, तो इन्होंने ये लाइन आप लिख सकते हैं। आगे क्या बोला देखो। हम्म पहला प्रॉपर्टी क्या बोला इन्होंने, एडिटिविटी, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, चार्ज को जोड़ा कैसे जाए, घटाया कैसे जाए। देखो आपने रीड कर लिया होगा, इन्होंने क्या बोला है, इफ अ सिस्टम कंटेन्स टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, एक सिस्टम लिया जिसमें 2 पॉइंट चार्जेस हैं। सिस्टम का मतलब मान लो एक यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है। मैंने बोला ये एक सिस्टम है जिसमें 2 चार्जेस है, Q1 एंड Q2। क्या बोला है फिर, then total charge of system is obtained by simply by adding algebraically Q1 and Q2। अल्जेब्रिक समीशन को हाईलाइट कर लेना भाई साहब, सही बता रहा हूँ, इतने खतरनाक से ये इतने तगड़े स्टेटमेंट है ना ये। अल्जेब्रिकली जोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, अल्जेब्रिक समीशन किया जाता है। उसके बाद क्या बोला है देखो, चार्जेस एड अप लाइक रियल नंबर और दे आर स्केलर्स लाइक द मास। याद होगा आपको, आपने स्केलर और वेक्टर के बारे में पढ़ रखा होगा। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, नोट डाउन करने से कॉपी में, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है जैसा मास होता है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती। यहां लिख रखा है चार्ज हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, सिमिलर टू मास। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला है, बॉडी, ये सिस्टम कंटेन्स एन चार्जेस, मान लो एन चार्जेस है किसी सिस्टम के पास, तो अगर सिस्टम का टोटल चार्ज
कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप सभी चार्जेस का अलजेब्रिक समेशन कर दो। अब अलजेब्रिक समेशन का मतलब यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, देखो कैसे। चलो मैं एक करके बता देता हूँ। मान लो कि अगर एक सिस्टम है जिसमें, अब सिस्टम का मतलब आप इतना तो समझते हो, सिस्टम का मतलब आपको पता है। जैसे मान लो 2 चार्जेस, 3 चार्जेस, यहाँ पे 4 चार्जेस मैंने ले लिए। यहाँ पे 1 कूलम, ठीक है, अच्छा 5 चार्जेस कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पे मान लो +1 चार्ज है, यहाँ पे +2 चार्ज है, यहाँ पे प्लस -3 चार्ज है। तो अगर मैं बोलूँ सिस्टम पे टोटल कितना चार्ज है, सिस्टम का चार्ज अलजेब्रिक समेशन होगा। तो आप कहोगे सर टोटल जो चार्ज होगा ना, जो टोटल चार्ज होगा, एक मिनट, हम्म, जो टोटल चार्ज होगा वो होगा 1, मतलब +1 +2 -3, जो कि किसके बराबर आ जाएगा, ओ हो, 0 ही आ गया। अलजेब्रिक समेशन का मतलब होता है जोड़ना है विद साइन। इसी के बारे में ऐसा ही कुछ इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है नीचे, ये आपको बात समझ में आ जाएगी। फिर इन्होंने बोला चार्ज इज कंजर्व्ड। भाई साहब चार्ज कंजर्वेशन, खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड में भी और जेई नीट में भी। क्या बोला इन्होंने, देखो, नो न्यू चार्जेस आर आइदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। यही है चार्ज कंजर्वेशन का स्टेटमेंट। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। इसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे बस ट्रांसफर किया जा सकता है। और ये बात आपने अभी अभी कुछ टाइम पहले समझा है। कैसे? हमने देखा कि एक बॉडी को चार्ज करने का तरीका ही होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल लो या इलेक्ट्रॉन को डाल दो। इट मीन चार्ज को आप ट्रांसफर कर सकते हो बट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन को। यू यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये वाली बात इन्होंने बोल रखा है। फिर क्या बोला, देखो, हम्म, when we rub two bodies, what one body gains in charge the other body loses। ये बात मैंने अभी अभी बताया कि अगर जैसे मान लो दो बॉडी है, जैसे मान लो हाँ, ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है। अगर मैं इनको रब करूं, मान लो, अच्छा मान लो इनिशियली ये भी अनचार्ज था, मतलब न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था। दोनों को अगर मैं इस तरीके से घिसूं, रब करूं, तो जितना इसके ऊपर प्लस का चार्ज आएगा ना, उतना ही इसके ऊपर माइनस का चार्ज आएगा। मान लो अगर इसमें से मतलब इसमें से 20 इलेक्ट्रॉन निकल के इसके ऊपर चले गए, जितना इसमें से निकलेंगे ना सारे सारे इसके ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ प्लस का 20 आएगा और यहाँ माइनस का 20 चार्ज आएगा, हाँ चार्ज आएगा। ठीक है, इसी बात को इन्होंने लिख रखा है कि जितना एक लॉस करता है उतना ही दूसरा गेन करता है विद इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब इन दो बॉडी की स्टडी कर रहा हूं तो बस यही दो बॉडी है, कोई और नहीं है, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अगर मैं बोलूँ ये पेन आइसोलेटेड है, इसका मतलब इसके आसपास और कोई नहीं है। ठीक है, फिर आगे क्या बोला, देखो, टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज कंजर्व्ड। अगर मैं इसको एक सिस्टम बनाऊं, इन दो ऑब्जेक्ट को लेके एक सिस्टम बनाऊं, तो सिस्टम का चार्ज हो सकता है घिसने विसने से किसी तरीके से इसके ऊपर ज्यादा चार्ज, इसके ऊपर कम चार्ज, कुछ और तरीके से इसके ऊपर कुछ और ज्यादा चार्ज आ जाए, इसके ऊपर कुछ और नेगेटिव चार्ज आ जाए, इसके ऊपर प्लस, जो भी हो, लेकिन टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम मस्ट रिमेन कांस्टेंट। ये वाली लाइन यहाँ पे बोल रखा है कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। और ये एक एक्सपेरिमेंटली स्टेब्लिश्ड स्टेटमेंट है। तो ये जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ना, ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। कई बार बच्चे आईआईटी जी की तैयारी करने चले जाते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि भाई साहब ये एक्सपेरिमेंटली है, इसका प्रूफ कोई नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट से देखा गया है। इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप चार्ज को क्रिएट करें या डिस्ट्रॉय करें। ऑल्दो द चार्ज कैरिंग पार्टिकल मे बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। अच्छा, हाँ, इनका ये कहना है कि मास को क्रिएट किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन चार्ज को नहीं किया जा सकता। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अब मजा ही आ जाता है, इसको मैं सही बता रहा हूँ। एक एक लाइन जब आप पढ़ोगे ना तो मजा ही आ जाएगा आपको, जब इसकी मीनिंग, जब इसकी बातों को समझ में आएगा आपको। बोला चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, क्रिएट नहीं किया जा सकता, जबकि मास डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है। आइंस्टीन्स
मास एनर्जी वाला जो इक्वेशन है, E=mc², उससे समझो। लेकिन चार्ज के लिए ऐसा कुछ नहीं। तो बहुत ही डेप्थ लेवल की नॉलेज इसमें भर के रखा है, जो कई बार आप अगर खुद से पढ़ते तो समझ में नहीं आता। तो इस लाइन का मतलब आप समझ गए होंगे। अगला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज। अब क्वांटाइजेशन जो वर्ड है ना, ये बहुत बार आता है। इसका मीनिंग क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज डिनोटेड बाई ई। और ये आपको पता भी है, अभी अभी हमने देखा था, देखो मजा आने वाला है आपको। मैंने बोला था कि किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, दो इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तीन इलेक्ट्रॉन निकाल लो। भाई कोई एक बॉडी है, ठीक है, मैंने मान लिया इसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो यहाँ पे प्लस का एक और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। बेसिकली यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो +1 चार्ज आ जाएगा। आप इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, आप इसमें से तीन इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, आप इसमें से 20 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, आप इसमें से 1000 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन, भाई ये पूरा पूरा बॉडी है, एक एटम नहीं है, बॉडी। पर आप जितना भी एटम, जितना भी इलेक्ट्रॉन निकालोगे, वो एक होल, वो एक इंटीजर होगा। वो कभी भी ऐसा नहीं, वो आधा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते आप। ऐसा ऐसा थोड़ी है कि आपने आधा इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, सर लो 0.5 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। काट के तो निकालोगे नहीं। तो किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज कभी भी आता है अगर, तो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए के रूप में ही चार्ज आएगा। इसलिए इन्होंने बोला है कि जब भी चार्ज आएगा ना, तो वो n टाइम्स ई में ही लिखा जाएगा। ये n क्या है, n एक इंटीजर है, ठीक है। तो अब ये वाली लाइन आपको समझ में आएगी कि क्यों n टाइम्स ई होता है। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, 20, 50, 100, कुछ भी हो, n टाइम्स ई होगा। 1.5 नहीं आ सकता, 1.3 नहीं आ सकता, 1, 2, 3, 10, 5 ऐसा कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला है कि बाय कन्वेंशन चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज टेकन टू बी नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नेगेटिव लिया गया है और प्रोटॉन के चार्ज को पॉजिटिव लिया गया है। इसी लाइन को यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को अगर दिखाना होगा ना, तो आपको -e दिखाना होगा, और अगर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाते हैं, और चार्ज ऑन प्रोटॉन को ऐसे दिखाते हैं। कन्वेंशन है ये। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को माइनस का ई लिखते हैं, जबकि चार्ज ऑन प्रोटॉन को प्लस का ई लिखते हैं, ठीक है। आगे देखो, द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई इज टर्म्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यही ये जो प्रॉपर्टी है ना, कि आप उसको काट बांट नहीं सकते, यही है क्वांटाइजेशन। क्वांटा का मतलब होता है पैकेट, या एक तरीके से कह लो कि एक फिक्स अमाउंट। जैसे यहाँ पे ई, आप ई को क्वांटा बोल सकते हो, चार्ज का एक क्वांटा है वो, सॉरी क्वांटाइजेशन। क्वांटा क्या चीज है, क्वांटा का मतलब एक यूनिट, एक तरीके से ऐसा समझो, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आ गया होगा आपको कि चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है ई का, किसी भी बॉडी के ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम्म एक्सपेरिमेंटली देखा गया। अब इन्होंने बोला कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सबसे पहले तो फेराडे ने प्रूव किया एक्सपेरिमेंटली। बाद में मिलिकन ने भी 1912 में, 1912 में एक्चुअली एक मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करके है, वहां से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में भी, वहां से भी मतलब वेरीफाई हुआ। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है एक, वो आगे कहीं ना कहीं आएगा जरूर। आगे क्या बोला इन्होंने कि जो एसआई सिस्टम में अगर आप चार्ज के यूनिट की बात करोगे, तो वो कूलम होता है, जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला है, एक कूलम को इस तरीके से डिफाइन किया है। इस बात को अगर आप यहाँ पे नहीं भी ध्यान से पढ़ोगे, तो आगे चल के ये आपको क्लियर हो जाएगा। एक मिनट, ठीक है।
अब क्योंकि आपने अभी तक एम्पियर नहीं पढ़ा है, 1 एम्पियर क्या होता है ये नहीं पता है, इसलिए इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बट कोई बात नहीं, देख लेते हैं। 1 कूलम इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड इफ द करंट इज 1 एम्पियर। मतलब क्या है देखो, अगर ये एक वायर है जिसमें से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो, तो 1 सेकेंड में इस वायर से, मतलब किसी क्रॉस सेक्शन को पकड़ो, इस जगह को 1 सेकेंड में जितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे वो 1 कूलम के बराबर होगा। यही बात यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, मतलब जो ई, जो मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज है, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है, ऐसा हमारी एनसीईआरटी कहती है। हालांकि आज की डेट में इससे छोटा भी चार्ज पॉसिबल है, 1/3 चार्ज, 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1/3 इलेक्ट्रॉन, 2/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर भी चार्ज पॉसिबल है। बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो चार्ज ई के बराबर, मिनिमम ई के बराबर हो सकता है, और ई की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है। ये डेटा आपको याद रखना होता है। 1.6 इतना याद करो सिर्फ, 1.6 10⁻19 कूलम। तो 1 ई जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक चीज और है, अगर आप एक कूलम, हम्म, एक कूलम लेना, आपने आपने देखा कि यार मैंने बोला कि जो चार्ज का यूनिट है दैट इज कूलम। कूलम क्या है? यूनिट ऑफ चार्ज। तो एक कूलम चार्ज अगर आप लेंगे ना, तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होगा पता है? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होगा। मतलब किसी किसी मटेरियल से अगर आप 10⁻18, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे बाहर, तब जो चार्ज आता है उस एटम के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, सॉरी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो एक कूलम के बराबर होता है। आप सोच पा रहे होगे कि एक कूलम चार्ज देना कितना मुश्किल बात है, कितना मुश्किल काम है। तो एक कूलम एक बहुत ही बड़ा यूनिट है, अ बिग यूनिट ऑफ चार्ज। यही रीजन है कि डे टू डे लाइफ में हम लोग, यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है लार्ज मैग्नीट्यूड है, हम लोग जिन जिन चार्जेस को डील करते हैं वो माइक्रो कूलम में होते हैं, वो मिली कूलम में होते हैं। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6 कूलम, मिली कूलम का मतलब होता है 10⁻3 कूलम। तो इस लेवल के चार्जेस को ही हम डील करते हैं डे टू डे लाइफ में। 1 कूलम चार्जेस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। फिर आगे देखो, आगे कुछ ज्ञान की बातें इन्होंने बोल रखा है, ये आप पढ़ लेना। हम्म, कुछ और बातें हैं यहाँ पे, मैक्रोस्कोपिक लेवल। मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब होता है जैसे भाई एक, हाँ, एक एग्जांपल से बता देता हूँ। इस लाइन को पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा ये जो मैं बोल रहा हूँ अभी। अच्छा बताओ, अगर मैं डॉट 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 ऐसे से एक स्ट्रेट लाइन में बहुत सारे ऐसे डॉट बना दूं, कितने डॉट बनाए हैं आप गिन लो इसको, मान लो ये 30 डॉट्स हैं, 30 डॉट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 डॉट्स मैंने बनाए। आप देख पा रहे हो कि आप इनको काउंट कर सकते हो, 30 डॉट्स हैं, पता नहीं, अब गिन लेना, देख लेना। क्या ये कंटिन्यूअस है क्या? ना, यहाँ बीच में गैप है ना, आप देखोगे यहाँ गैप है, यहाँ यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, यहाँ यहाँ गैप है। ये कंटिन्यूअस तो नहीं है। लेकिन इमेजिन करो, आप इसको बहुत दूर से देखो, एक बार एक काम करो, फोन को दूर लेकर जाओ। अब आप इसी जो 30 डॉट्स आपने बनाए हैं, क्या आपको ये एक लाइन नजर आ रहा है? बहुत दूर लेकर जाओ फोन को, आपको ये डॉट्स जो थे ना, ये एक लाइन नजर आ रहा होगा। ये जो लाइन है ये एक मैक्रोस्कोपिक व्यू है। तो बहुत, अगर आप पूरे को एक तरीके से ओवरऑल देखोगे तो ये एक लाइन नजर आ रहा है, जबकि अगर आप इसको जूम करोगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके का व्यू, जिसमें हम एक एक पॉइंट को देख रहे हैं, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है, जबकि ये मैक्रोस्कोपिक व्यू है जब आप बहुत दूर से पूरे सिस्टम को देख रहे हो। इसमें जो इन्होंने बोल रखा है कि जिस तरीके से पॉइंट 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 बन के एक लाइन बनता है, उसी तरीके से बहुत छोटे 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 चार्जेस से मिलके एक कंटिन्यूअस चार्ज बनता है, यहाँ पे बोल रखा है।
मेनी स्मॉल चार्जेस टेकन टुगेदर अपीयर्स एज अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये सब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी आपको पता चलेगा आगे। आईआईटी जेईई नीट के लिए अगर आप जाते हो ना तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चों को समझ ही नहीं आता चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। इससे समझो कि अगर बहुत सारे चार्जेस, छोटे 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 बहुत सारे चार्जेस हैं, तो ये पूरा का पूरा अगर आप देखोगे ओवरऑल तो ये आपको एक कंटिन्यूअस चार्ज नजर आएगा, जो जिसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बता रखा है, लिख रखा है। ठीक है। At macroscopic level, the quantization of charge has no practical consequence and can be ignored. अब इस लाइन को आप पढ़ना तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी बहुत सारी। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। हम इसको फॉर श्योर रिप्लाई करेंगे और डाउट को क्लियर करेंगे। एक्चुअली जब आप 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 5, 10 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे होते हो तो क्वांटाइजेशन नजर आती है। लेकिन अब जहां पे आपको 10⁶ इलेक्ट्रॉन को डील करना है, मतलब 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन को डील करना है, तो वहां 1-2 इलेक्ट्रॉन का कोई महत्व नहीं बचता। उसी बात को इन्होंने बोल रखा है कि एट मैक्रोस्कोपिक लेवल द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हैज नो प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस एंड कैन बी इग्नोर्ड। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे, आप एक एक इलेक्ट्रॉन के लेवल में देखोगे तो क्वांटाइजेशन हमेशा वैलिड होता है और हमेशा वेरीफाई होना चाहिए वो। और इसका प्रैक्टिकल आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते माइक्रोस्कोपिक अगर तरीके से देखेंगे तो। ठीक है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व करके उसके बाद हम लोग इस लेक्चर को एंड करेंगे। एक बार मैं चार्ज देख लेता हूँ। 13%, ओके। इन्होंने क्या बोला है कि 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट टोटल चार्ज 1 कूलम। इन्होंने बोला कि हर सेकेंड अगर 10⁹ इलेक्ट्रॉन को एक बॉडी से रिमूव किया जाए, 10⁹ इलेक्ट्रॉन हर सेकेंड, तो कितने टाइम बाद 1 कूलम चार्ज आ जाएगा। भाई साहब 1-2 इलेक्ट्रॉन को नहीं, 0.1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है बॉडी से हर सेकेंड। तो देखो 1 कूलम चार्ज आने में कितना टाइम लगेगा ये पूछा है। तो क्या करेंगे हम, वैसे तो सोल्यूशन दे रखा है, आप सोल्यूशन देख के समझ सकते हो। हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे इसको। देखो थोड़ा सा इसको, हम्म, कुल मिला के 10⁹ इलेक्ट्रॉन को मुझे मूव कराना है, पर सेकंड कराना है, और 1 कूलम। अच्छा 1 कूलम चार्ज में देखो, क्योंकि हमें ये पता है कि यार 1 कूलम चार्ज में 1.9 इंटू 10⁻⁻19 1 इलेक्ट्रॉन के पास इतना कूलम चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के पास। ठीक है। तो 10⁻9 इलेक्ट्रॉन, अच्छा मुझे टोटल कितना चाहिए, 1 कूलम चार्ज चाहिए। तो 1 कूलम चार्ज के लिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1/1.9 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बस इसी को इससे डिवाइड कर दिया। ठीक है। इसको जरा सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करके देख लो, सॉल्व करके देख लो, यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा इसका वैल्यू। इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं। एक बात बताओ, मैं मान लेता हूँ इसका कुछ नंबर आएगा, आपको क्या करना है, देखो मैं बता देता हूँ, आप सॉल्व कर लेना। कि इतने इलेक्ट्रॉन को टोटल रिमूव करना है और हर सेकेंड आप इतने को रिमूव कर रहे हो, तो आप क्या कहोगे, देखो कि 1 सेकेंड में या 10⁹ इलेक्ट्रॉन में 1 सेकेंड लगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में 1/10⁹ सेकेंड लगा। तो आप कहोगे कि इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप कहोगे ओके 1/1.9 इंटू 10⁻⁻19, जो कि ऊपर जाएगा तो ऑफ कोर्स 10⁻19 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो टाइम लगेगा वो आएगा, देखो 1.9 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1/10⁹ इतना सेकेंड लगेगा। अब सेकेंड जैसे ही आ गया, इसको डिवाइड करो मिनट 60 से,
इसको एक बार डिवाइड करना 60 से तो मिनट में आ जाएगा, एक बार और डिवाइड करना तो घंटे में आ जाएगा, एक बार और डिवाइड करना एक बार डिवाइड करना 24 से, तो ये जो आएगा नंबर ना, ये होगा डेज। और अगर आपको ईयर में चाहिए तो पहले मंथ से डिवाइड करना, ये डेज आएगा, अब डेज से आप ईयर में कन्वर्ट कर सकते हो। या काम करना, डेज आ गया, डेज को फिर डिवाइड करो, अच्छा ये नंबर ऑफ डेज मंथ से 12 से डिवाइड करो तो मंथ में आ जाएगा, 30 से डिवाइड करोगे तो मंथ आएगा, फिर आप 12 से डिवाइड कर देना तो ईयर आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर लेना, पता चल जाएगा आपको, बहुत बड़ा नंबर आने वाला है। ये इन्होंने सॉल्व किया है, 200 साल लग जाएंगे, 200 साल, एक कूलम चार्ज देने में 200 साल लग गए। खतरनाक बात है ना भाई, मतलब 1 कूलम चार्ज इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, फिर उन्होंने एक क्वेश्चन और दिया है कि भाई हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर देयर इन अ कप ऑफ वाटर। एक कप वाटर में कितने पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो पहले तो ये पता करो कि भाई, अच्छा, अब एक कप का मतलब 250 ग्राम, ये आपको अज्यूम करना ही पड़ेगा, क्वेश्चन में भले ही नहीं गिवन है लेकिन ये अज्यूम करना पड़ेगा कि 1 कप का मतलब 250 ग्राम। तो देखो हमें ये पता है कि यार एक H2O एटम अगर लोगे आप, मॉलिक्यूल, एक H2O मॉलिक्यूल लोगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, दो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 + 8, टोटल 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक H2O मॉलिक्यूल के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हमें ये पता चल जाए कि एक कप वाटर में कितने H2O मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, और हर इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है वो हमको पता है। तो देखो क्या करेंगे, हमें ये भी पता है कि H2O का एटॉमिक वेट होता है 18 ग्राम, तो 18 ग्राम में, 18 ग्राम का मतलब 1 मोल, 18 ग्राम का मतलब 1 मोल, तो 18 ग्राम में 6 इंटू 6.02 इंटू 10⁻18 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 250 ग्राम में कितने होंगे ये कैलकुलेट कर लो, तो 1 ग्राम में कितने होंगे, डिवाइड हो जाएगा 18 से। जब आप 250 ग्राम की बात करोगे तो ये हो जाएगा 250/18 इंटू 6.02 इंटू 10⁻18 मॉलिक्यूल्स, ये आएगा मॉलिक्यूल। अब हर मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन, तो आप एक काम करना, इसी को 10 से मल्टीप्लाई कर देना तो इलेक्ट्रॉन आ गया, अभी चार्ज नहीं है, इसको मल्टीप्लाई कर देना 1.6 इंटू 10⁻−19 से, तो ये पता चल जाएगा कि टोटल कितना चार्ज होगा नेगेटिव वाला, और जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। बाकी तो आप इसका सोल्यूशन देख के भी समझ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जितना भी हमने डिस्कस किया है इसमें अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने एंजॉय किया इस सीरीज को, इस लेक्चर को, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं लगभग लगभग सारा का सारा चैप्टर कवर करने वाला हूँ अगर आपने डिमांड किया तो। खैर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।